ठीक है, तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं ग्रेविटेशन एट बोर्ड लेवल। तो जेई के लिए हम लोग नहीं सीख रहे, बोर्ड लेवल पे नहीं सीखेंगे, ठीक है। और जेई के लिए तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो इसमें हम पहला हेडिंग लिखेंगे फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। किसी को कोई भी डाउट होगा प्लीज बताना। एक पार्टिकल है जिसका मास मान लो m1 है, दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है, बीच की दूरी r है। तो ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो ये पार्टिकल जितना फोर्स इस पे लगाएगा, ये पार्टिकल भी उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पे आएगा, ठीक है। तो और इस फोर्स की जो वैल्यू है, दिस वन इज इक्वल टू गवर्न बाई जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जहां जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 इस पार्टिकल का मास है, m2 इस पार्टिकल का मास है, और r दोनों पार्टिकल की बीच की दूरी है। तो इसे आप कॉपी कर लेंगे, लिखेंगे वेयर g is gravitational constant, where g is gravitational constant, where g is gravitational constant। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इससे निकाल लेंगे। इसी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म में। मान लो एक पार्टिकल ये है m2, एक पार्टिकल ये है m1, तो ये पार्टिकल इस m1 को अपने तरफ खींचेगा, और ये जो फोर्स F है इसका वेक्टर फॉर्म इसको गवर्न करता है। एकदम यही होता है g m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, बट एक माइनस साइन लगा देते हैं और लिख देते हैं आर कैप यूनिट वेक्टर। अभी आता इस तरीके से है भाई, मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 कामा, एक काम करते हैं इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो। तो m1 ने जो m2 पे फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू इसको गवर्न करेगी, जहां m1 का कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 कामा z1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2 कामा z2। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ ये r कैप क्या है, तो r कैप है इस पार्टिकल 2 का यूनिट पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू m1। तो लिखो r कैप इज unit position vector of m2 with respect to m1। और इस r कैप की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले r वेक्टर निकालेंगे। r वेक्टर कैसे आएगा, इस कोऑर्डिनेट में से ये कोऑर्डिनेट घटा देंगे, दैट इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब कोई पूछे आर कैप किससे आएगा, तो आर कैप आएगा इस वेक्टर आर को डिवाइड कर देना इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको, कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इस कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इस कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। सर एक बार आर कैप की डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। आर कैप की डेफिनेशन, आर इज अ यूनिट पोजीशन वेक्टर, r cap is unit position vector, r cap is unit position vector of particle m2 with respect to m1। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल क्वेश्चन में यूज किया जाता है, सिंपल क्वेश्चन में यूज किया जाता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है
जब क्वेश्चन ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जिस फोर्स निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे निकालने, एंगल नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें, तो यूज करो इस फॉर्मूले को। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यूज करता है, कॉम्प्लिकेटेड, तो आंसर ला के रख ही देगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट आंसर ला देगा। ये थोड़ा आंसर जल्दी लाता है बट ये सिंपल क्वेश्चन यूज होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स में तुम्हें कराता हूँ, कॉपी कर लेना, जिस वक्त मैं जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ उसमें यही चीजें होंगी, ये भी एकदम सेम होंगी, नया क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा जेई में और बोर्ड में बस एक ही फर्क है, जैसे ऋषित को 1 रोटी खिलाया तो अगले दिन ऋषित को 5 रोटी खिला दिया, और कोई फर्क नहीं है। तो रोटी का स्वाद तो वही होगा ना, चाहे 1 खाओ तो चाहे 5 खाओ तो। सिमिलरली आइदर तुम बोर्ड के लिए पढ़ो या जेई के लिए पढ़ो, इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है ना, बेसिक फॉर्मूले डिफिनीशंस, ये तो एकदम सेम रहेगा। देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतना अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। देखो सर वो कैसे, क्या, सर वो फॉर्मूला आता कैसे है, GMM/r²? नहीं जानने की जरूरत है, वो लॉज है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, यही है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। लॉज को स्पेशली प्रैक्टिकल में वो किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, सर्च किया जाता है। तो लॉज के प्रूफ नहीं होते हैं, थ्योरी के प्रूफ होते हैं, लॉज से डेवलप की जाती है। दो में से एक काम कर सकते हो, आइदर थ्योरी के हेल्प से तुम लॉज डेवलप कर लो या लॉज के हेल्प से थ्योरी पे जाओ, किसी एक का प्रूफ नहीं होता। और स्पेशली वो लॉज होता है जिसका प्रूफ नहीं होता। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एक और पार्टिकल है यहां पे जिसका मास 2m है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और एक पार्टिकल है जिसका मास है 4m, ये 20 का डिस्टेंस है d के बराबर, ये भी डिस्टेंस है d के बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2m एंड 4m, ठीक है। इस पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, इस पे, और इस पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, ये बताइए। तो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मुझ पे जो भी फोर्स लग रहा है वो किससे आएगा, इसने कितना लगाया है, इसने कितना लगाया है, इसने कितना लगाया है, पीछे वाले ने कितना लगाया, सारे फोर्स मिला के नेट फोर्स आता है। अच्छा ग्रेविटेशन में कुछ नया नहीं है, मैकेनिक्स जितना तुम पढ़े हो, जितना तुम सोच सकते हो अप्लाई कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे पूरे फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, कोई थ्योरम गलत नहीं पढ़ाया गया, एकदम सेम हर जगह अप्लीकेबल है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। अब पता करना है 2m पे कितना फोर्स लग रहा है, 2m ये है ना, हाँ गुड। तो 2m पे फोर्स कौन लगाएगा, ये लगाएगा। अरे मुझ पे कौन फोर्स लगाएगा, मुझको छोड़ के बाकी लोग फोर्स लगाएंगे, खुद पे फोर्स कोई नहीं लगाएगा, बाकी एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो 2m पे लगा रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं 2m पे फोर्स। तो 2m को मैंने यहां पे बनाया। अच्छा ग्रेविटेशन इज अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये जो m होगा इस 2m को अपर तरफ खींचेगा, कितने फोर्स से, तो g m1 m2 m इंटू 2m, तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, g m1 m2 अपन 20 की दूरी का स्क्वायर, दैट इज d। और ये वाला पार्टिकल इसको अपने तरफ खींचेगा ऐसे, कितना, g m1 m2 तो 2m इंटू 4m इज 8m स्क्वायर एंड डिवाइड बाई d, 20 की दूरी, इसकी 20 की दूरी, d का स्क्वायर। कोई पूछे नेट फोर्स बताइए, क्या करेंगे नेट फोर्स के लिए, इसमें से घटा देंगे, तो 8m स्क्वायर 8 2m घटा कितना आएगा, g इंटू 6m स्क्वायर अपन d स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। और कोई पूछे डायरेक्शन किधर होगा, तो भाई इधर होगा, इधर ज्यादा है, गुड, तो डायरेक्शन इधर होगा, ओके गुड। अब बात करेंगे 4m पे फोर्स, तो 4m पे ये वाला m भी लगाएगा, ये 2m भी इस पे लगाएगा। 4m मैं हूं तो मुझ पे कौन फोर्स लगाएगा,
m वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, 2m वाला भी अपनी तरफ खींचेगा। हम यहाँ पे 4m बनाएंगे, ये m इस 4m को अपनी तरफ खींचेगा। दिस इज g m इंटू 4m, 4m स्क्वायर। 20 की दूरी कितनी है, d है, d 2d, 2d का स्क्वायर। अब ये भी तो फोर्स लगाएगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इंपॉर्टेंट है। कितना, g 2m इंटू 8m 4m 8m स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 20 की दूरी कितनी है, d, d का स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना आएगा, ये 4/4 ये 8 जोड़ दोगे दोनों को आपस में तो आ जाएगा 9g m स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर, और डायरेक्शन आएगा इधर, एंड दिस इज आंसर। तो कॉपी करो, कोई डाउट होगा प्लीज तो जरूर चिल्लाना और पूछना। देखो एक पार्टिकल 4m है, एक पार्टिकल m है, और 20 की दूरी दिया गया d। मैं चाहता हूं कि एक तीसरा पार्टिकल को इस m से कितना दूरी पे रखूं ताकि इस पे नेट फोर्स 0 आए। ये कैपिटल M को मैंने यहां पर रखा है। पूछ रहा हूं फाइंड x so that net force on capital M will be 0। अच्छा तुम लोग ये बता सकते हो तुम में से, अच्छा अनुष्का बताओगी। तो मैंने क्या किया, इस कैपिटल M की एबीडी बनाई इसकी, तो ये वाला ने इसके ऊपर फोर्स, ये दूरी x है तो d माइनस एक्स बनेगा, तो इसने इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा g 4m कैपिटल M इतना, और ये वाला पार्टिकल इस पे फोर्स इधर लगाएगा जो कि ये है। दोनों फोर्स को मैंने बैलेंस कर दिया क्योंकि नेट फोर्स 0 चाहिए। बैलेंस करने के बाद सॉल्व किया, आ गया d/3 जो कि d/2 से कम है। और ये जो फोर्स है वो कैपिटल पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि स्मॉल m 4m दे देगा और कहेगा कैपिटल एक पार्टिकल को कहाँ रखे ताकि नेट फोर्स 0 आए, तो हम आंसर ये रखेंगे। अपने मन से कैपिटल मान लेना, मान के रख देना, सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा। ओके एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके से। सर एक बार पेज रिवर्स कर दीजिए। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे मास m है, इस पे भी मास m है, इस पे भी मास m है। तो पूछता है कि इस स्मॉल m पे नेट कितना फोर्स काम करेगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन स्मॉल m। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर भाई, इसने इस पे फोर्स कितना लगेगा ऐसे, दैट इज g m1 m2 gm स्क्वायर अपन a स्क्वायर, और ये पार्ट इस पे कितना फोर्स लगेगा, g m1 m2 अपन a स्क्वायर। अब 20 का एंगल क्या है, 60 है ना, तो तुम क्या कहोगे कि जो नेट फोर्स आना चाहिए वो इस फोर्स जी एम स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, और ये फोर्स जी एम स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का रिजल्टेंट होगा अगर ये 60 डिग्री है तो। और अगर ये फोर्सेस इक्वल हैं तो जो नेट फोर्स आना चाहिए वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा। और चाहो तो तुम वेक्टर मेथड से निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस प्लस है, या चूंकि ये एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री बाइसेक्टर पे जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जो नेट फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स वो कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें याद होगा वेक्टर, तो इसका इधर कंपोनेंट कर दो, दिस इज जी एम स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का कॉस 30 डिग्री, और इसका भी कंपोनेंट इधर उतना ही आएगा तो ट्वाइस कर दो।
तो ये √3/2 आएगा, तो आंसर इज √3 gm² अपॉन a। आंसर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तुमसे पूछता है, तुम ऐसे ही आंसर करोगे। एक और लास्ट क्वेश्चन करता है इसका। 1 मिनट पेज पीछे कर दीजिए। कॉपी जल्दी करो। सर हो गया। 1 मिनट। देखो ये क्वेश्चन करते हैं। एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक मास m है, यहाँ भी मास, यहाँ का मास 2m है, यहाँ का मास m है, साइड लेंथ a के बराबर है। फाइंड नेट फोर्स ऑन टू m। ठीक है, क्या करेंगे, इस m की वजह से इसके फोर्स निकालेंगे जो कि इधर लगेगा, दैट इज g m इंटू 2m, इट इज 2m² अपॉन a²। और ये पार्टिकल इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, दिस इज m डिवाइड बाई a², 2gm², क्योंकि समझ सकते हो। और ये वाला पार्टिकल ऐसे फोर्स लगेगा जो कि डायगोनल के अलॉन्ग होगा, दैट इज g m इंटू 2m, दिस इज 2m² डिवाइड बाई 20 की दूरी का स्क्वायर, ये दूरी a√2 होगा ना, स्क्वायर कर दो आएगा 2a²। अब इस पार्टिकल को बताओ, अब नेट निकालना, एफ नेट। तो देखो ये दोनों फोर्स बराबर है ना, तो रिजल्टेंट बीच में ही आएगा, बीच में ही। तो जो नेट फोर्स आना चाहिए, नेट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये भी मैग्नीट्यूड बराबर है, ये भी मैग्नीट्यूड बराबर है, तो √a² प्लस a² इज a√2, तो इसका √2 टाइम्स इधर आएगा, इट्स 2√2 gm² अपॉन a²। मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा और इतना आएगा, तो ये वाला फोर्स भी इधर ही है, इसको भी जोड़ दो, आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो तुम समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें भी यही करना है। एक क्वेश्चन और करता है, करने से कॉपी जल्दी करो। देखो जल्दी, एक क्वेश्चन ऐसे भी देता है, कहेगा कि एक पॉइंट मास है जिसका मास कैपिटल M है और इससे r दूरी पे एक पॉइंट मास स्मॉल m है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है स्पीड v से। मतलब कैपिटल M है और इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, धरती के चारों तरफ चंद्रमा सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो चंद्रमा की स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। उसका ऑर्बिटल स्पीड कितना है, तो ये जो ऐसे घूम रहा है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर मोशन करने के लिए। तो पूछता है फाइंड v0 टाइम पीरियड, एक कितना टाइम लगाएगा, v0 एंड टाइम पीरियड्स, ये पता करना। क्या करेंगे, इस पार्टिकल पे टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स लग रहा होगा, पार्टिकल पे टुवर्ड द सेंटर फोर्स वो कितना होगा, g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r²। और ये सेंटर है जो कि r दूरी पे, पार्टिकल है v स्पीड से, तो टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स है g कैपिटल M r², यही क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट इज m, इस पार्टिकल का मास m इंटू v² अपॉन r, mv² बाई r।
तो टुवर्ड द सेंटर से फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स, वो जी m1 m2 by r square एंड दैट प्रोवाइड्स सेंट्रिपिटल फोर्स एंड इट विल बी इक्वल टू mv square by r। तो इससे v की m v नॉट का स्क्वायर, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, v नॉट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। मिल गया। कोई पूछे कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम होगा 2 पाई r पेरीमीटर एंड डिवाइड बाई स्पीड v नॉट, डिवाइड कर दो। दिस इज द आंसर। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ gm और रूट r ऊपर जाएगा तो r पावर 3/2 मिल जाएगा। यही वेरिएशन के क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड वगैरह में तुम्हें एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट सर एक मिनट पेज रिवर्स कर दीजिए। ग्रेविटेशनल फील्ड ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसमें लिखेंगे पहला ड्यू टू पॉइंट मास, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड का डिफिनेशन लिख लो, इसका डिफिनेशन लिखो। और ये बोर्ड का डिफिनेशन है, ये आईटी का डिफिनेशन नहीं है, आईटी का डिफिनेशन हम अलग तरीके से पढ़ाएंगे। ये है कि मान लो एक पार्टिकल है m मास का, इस पर फोर्स लगा हुआ है F किसी फील्ड में, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज F अपॉन m। तो लिखो फोर्स पर यूनिट मास ऑन टेस्ट मास is known as gravitational field, The force per unit mass on test mass is known as gravitational field। अब देखो इस फोर्स की वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो, अगर ये फील्ड पता है तो F बराबर क्या होता है m इंटू ई से भी निकाल सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो तरीका क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो और मास मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें आ जाएगा फोर्स की वैल्यू। ये अलग से ध्यान रखना, ठीक है। एक लाइन लिखो तो स्टेटमेंट की तरह से, टू फाइंड फोर्स वी कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। टू फाइंड फोर्स वी कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब आएंगे इस पे, ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। तो एक पॉइंट मास m है, अगर कोई पूछे इससे r दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है वो टुवर्ड द सेंटर होगा, और इस E की वैल्यू जो आती है दैट इज g स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर होता है। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, अट्रैक्टिव होगा और आना भी यही चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे तुम टेस्ट मास रखते हैं ना m1, तो क्या लिखते हैं g, एक काम करो इसको कैपिटल बना लो, कैपिटल है क्योंकि स्मॉल m लिख चुके हो ना यहाँ पे, ये होता है। अगर इस स्मॉल m को यहाँ रखते तो उससे फोर्स क्या आता है, g कैपिटल स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, जब मास से डिवाइड करते तो देखो यही आ जाता। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास को तुम ये याद रखोगे। इसी को वेक्टर फॉर्म में तुम्हें लिखना है, वेक्टर फॉर्म में दैट इज g कैपिटल M r स्क्वायर इंटू r कैप। जो r कैप था ना एकदम वही r कैप है, कोई नया नहीं है बस। और जितने क्वेश्चन मैंने कराया था इधर क्वेश्चन सेम बनेंगे। जैसे कोई तुमसे ये कोई कहे इस तरीके से कि यहाँ पे पॉइंट मास m है और ये पॉइंट मास 2m का है, ये 20 की दूरी d है, यहां से d दूरी पे एक पॉइंट P है। कोई पूछे फाइंड नेट फील्ड एट P, P पे कितना नेट फील्ड है, क्या करोगे भाई, दोनों की वजह से लिख के ऐड कर दोगे। और अट्रैक्टिव होता है हमेशा, स्मॉल m इधर फील्ड देगा और 2m भी अपने ही तरफ देगा,
तो जो नेट फील्ड आएगा दिस वन इज, इसके वजह से यहाँ पे कितना फील्ड आएगा, तो जी स्मॉल एम 20 की दूरी का स्क्वायर दैट इज 2d का स्क्वायर, प्लस इसके वजह से यहाँ का फील्ड क्या होगा, जी इंटू 2m, ये 2m, अब 20 की दूरी d का स्क्वायर, दिस इज आंसर। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ लिए और क्वेश्चन में लिख लिया। ऐसे ही अगर कोई पूछे कि m है 2m है, बीच में कहाँ रखे पार्टिकल ताकि नेट फील्ड 0 हो जाए, तो वही आंसर आता जो उधर आया था, वो क्वेश्चन पैटर्न सेम होता। एक और चीज हेडिंग है फील्ड। सर 1 मिनट रिवर्स कर दीजिए। जल्दी सर हो गया। नेक्स्ट होता है फील्ड ड्यू टू हॉलो सेल। एक शेल है जो कि हॉलो है इस तरीके से, इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर के बराबर है, सेंटर से आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, वहां पे फील्ड चाहिए। तो अगर इस आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है, फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, से ज्यादा है, तो जो फील्ड की वैल्यू होती है वो गवर्न करता है जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर, जैसे पॉइंट मास का फॉर्मूला होता है वैसे में जाता है। और दूरी आर सेंटर से होती है, सरफेस से नहीं, सेंटर से, और आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर से कम है अंदर के किसी भी पॉइंट पे, तो फील्ड की वैल्यू 0 होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना। सेल हॉलो होता है, हॉलो से कि अंदर हर पॉइंट पे फील्ड 0 होता है, अब बाहर फील्ड एकदम वैसे ही देता है जैसे पॉइंट मास देता है, जीएम अपान आर स्क्वायर, जीएम अपान आर स्क्वायर। कॉपी करो जल्दी से। हॉलो सेल के केस में सरफेस के बाहर पॉइंट पे फील्ड इसको और अंदर के पॉइंट पे फील्ड 0, ध्यान रखना है, लिखना जल्दी से। नेक्स्ट 1 मिनट सर, ज्यादा जल्दी हो रहा है। जल्दी कॉपी करो। ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ये सर पेज रिवर्स कर दो। यस सर हो गया। फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, इसका मास m के बराबर है, सेंटर से r दूरी पे एक पॉइंट p है। इसके लिए ध्यान रखोगे अगर इस r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा है तो जो फील्ड का फॉर्मूला होता है दिस इज g कैपिटल M अपान r स्क्वायर होता है, और यही वैल्यू अगर लेस देन r है, इक्वालिटी दोनों जगह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फील्ड की वैल्यू होती है दिस वन इज g कैपिटल M स्मॉल r अपान कैपिटल R स्क्वायर, इसको गवर्न करता है। तो बाहर वाले पॉइंट, सरफेस से बाहर का पॉइंट होगा तो ये लगाओगे, और सरफेस के अंदर कोई पॉइंट होगा तो ये लगाओगे, और स्मॉल r सेंटर से दूरी होता है, सेंटर अंडरलाइन है, सेंटर दूरी होता है, स्मॉल r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर ऑफ स्फीयर। और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हो देखो E वर्सेस R का, तो अंदर वाले पॉइंट पे ये देखो रेडियली वेरी कर रहा है, R लीनियर है ना, E के साथ लीनियर फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, जीएम अपान आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये ऐसे चलता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, कहां तक, सरफेस तक। अब बाहर वाले पॉइंट पे 1 अपान आर स्क्वायर है, आर बढ़ाने पे फील्ड घटेगा तो यहां से ड्रॉप करता है ऐसे। तो कोई पूछे कि सबसे ज्यादा फील्ड कहां होता है, तो सरफेस पे होता है, सरफेस का फील्ड सबसे ज्यादा होता है, दैट इज जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर, ये सबसे ज्यादा होता है। एक और चीज, ये ग्राफ ये बता रहा है कि अगर एक लाइन तुम ऐसे ड्रॉ करो, अगर एक लाइन तुम ऐसे ड्रॉ करो, इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करो,
देखो ये लाइन ये बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे इस सरफेस से अंदर एक पॉइंट ऐसा है जहां पे फील्ड की वैल्यू, और सरफेस के बाहर एक पॉइंट ऐसा है जहां पे फील्ड की वैल्यू बराबर है। मतलब ये स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू और सरफेस के बाहर के किसी पॉइंट की फील्ड की वैल्यू आपस में इक्वल हो सकता है। यहाँ पे दिखा रहा है मतलब एक ही फील्ड के लिए दो डिस्टेंस है, सेंटर से एक अंदर मिलेगा और एक सरफेस के बाहर मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एक काम करो पहले से कॉपी कर लो फिर। और धरती क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। अगर अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है तो उसमें भी ऐसा होगा, सरफेस के अंदर एक फील्ड की वैल्यू और सरफेस के बाहर की फील्ड की वैल्यू एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऐसे मिलेंगे जहां पे इक्वल आएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे। मैं पेज चेंज कर रहा हूं। सर जो सॉलिड स्फीयर है सर, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दोनों में इक्वल। नहीं, ये Yes, sir, इक्वालिटी वही कोई लगाओगे इसी- बराबर आएगा। देखो आर की जगह पे कैपिलर रखो, कैपिलर यहाँ पे तो जी अपन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर की जगह पे कैपिलर रखो तो आर से ये आर क्यू होता है। जाना ये गलत कर दिया मैंने, आर क्यू होता है यहाँ पे। सर वही यूनिट्स फिर डायमेंशंस दोनों की अलग हो जाएंगी ना। आर की जगह पे कैपिलर रखो, कैपिलर तो देखो जी अपन आर स्क्वायर आ गया, यही मिल गया। तो इक्वालिटी दोनों पे लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए यहाँ भी लगेगा वहां भी लगेगा, फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। हेडिंग है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड्स अब इसमें लिखेंगे केस वन, केस वन लिखेंगे, केस वन above the earth surface, above the earth surface, अर्थ सरफेस के ऊपर। तो मान लो सरफेस से इसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर है और सरफेस से h दूरी पे, h हाइट पे, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे, ये हाइट है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, हाइट है। यहाँ पे फील्ड की वैल्यू चाहिए, इसको हम लोग ना जी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जी डैश। ये भी सॉलिड स्फीयर, इसका मास मान लो m है। तो h ये बाहर का पॉइंट है ना, तो बाहर के पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखोगे, जी कैपिटल M अपान आर स्क्वायर, और r क्या है, इस पॉइंट का सेंटर से दूरी है, तो रख दो यहाँ पे जी कैपिटल M और r की जगह पे कैपिटल R प्लस h। अब यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो बन गया जी डैश बराबर जी कैपिटल M अपान आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस h अपान r का होल स्क्वायर बन गया। एक और बात, ये जो वैल्यू है जी एम अपान आर स्क्वायर, ये काज देखो, कोई पूछे अर्थ के सरफेस से फील्ड कितना होता है, अर्थ के सरफेस से कितना फील्ड है, तो अर्थ के सरफेस के फील्ड को जी से प्रेजेंट करते हैं, वही जी जो आज तक जी करते आए हो। ये क्या होगा, जी कैपिटल M अपान आर स्क्वायर, अर्थ के सरफेस का फील्ड। देखो लगा दो यहाँ पे इक्वालिटी लगा दो, तो जी अपान कैपिटल आर स्क्वायर, और ये अर्थ का मास है, दिस इज द मास ऑफ अर्थ, दिस इज द मास ऑफ अर्थ me, एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ me, re, और इसी की वैल्यू जो होती है तुम्हारा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 होता है। तो जहां पर भी तुम्हें ये दिखे जी एम ई अपन आर ई का स्क्वायर, सीधे वहां पे क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 10। अब ये जो वैल्यू है मैं इसके जगह पे जी लिख सकता हूँ ना, जी लिख सकता हूँ,
तो जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, और ये अर्थ के सरफेस का जी है, जीई, अर्थ के सरफेस का जी, जीई। अब मून वगैरह होता तो जीएम लिख लेता मैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूछता है वो एग्जाम एनुअल में कि प्रूफ करो कि अर्थ के सरफेस से एच दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो दिस वन। अब प्रूफ ऐसे कर लेना। एक और चीज इसमें, ये इसको इधर भेज दो तो यहां से जी डैश की जो वैल्यू आएगी, वन इज जीई ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपान आर ई का पावर -2 लिख सकते हो, -2 यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि h मान लो आर ई से बहुत कम है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो। इफ h इज लेस देन आर ई, लगा दो बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, जीई ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपान आर ई, बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 प्लस एन एक्स जैसा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। बट ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है, देखो ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज, बट ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है व्हेन h इज लेस देन r, इस कंडीशन में वैलिड है, इस कंडीशन, ये ध्यान रखो। और ये अब ऐसा मान लो नहीं लिखा हो तो तुम समझ जाना, अगर h अपान आर ई की वैल्यू लेस देन 1 अपान 100 है, h सरफेस से हाइट और अर्थ का रेडियस या उस प्लेनेट का रेडियस का रेशियो अगर 1/100 से कम है, देन यूज दिस फॉर्मूला, आंसर दे दिया जाएगा। इसमें आंसर थोड़ा सा लेट आता है बट ऑलवेज अप्लीकेबल है, ये तभी जब भी, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है जार, ईबी और ईबी, तो दोनों याद रखेंगे, कॉपी करो। सर एक चीज पूछनी थी सर। बोलो सर, ये सर एच हाइट सर अब अबव, सर अगर एच हाइट विद इन द अर्थ है तो मतलब तो वैलिड है सर? बता तो रहा नहीं, ये नहीं वैलिड है, अबव दैट वैलिड है, अभी बताने तो जा वहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, जो जे डैश इक्वल टू जी ई। कॉपी करो, ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, ये भी ऑलवेज वैलिड है, बट अर्थ एबव द अर्थ सरफेस वैलिड है, एबव द अर्थ सरफेस, ये दोनों फॉर्मूला एबव द अर्थ सरफेस का। कॉपी जल्दी करना। नेक्स्ट, जल्दी कॉपी करो। नेक्स्ट, केस 2, बिलो द अर्थ सरफेस। ये सेंटर है जिसकी दूरी r है, r ही है अर्थ का रेडियस, मास m ही है, और सरफेस से h दूरी नीचे यहाँ पे पॉइंट P है, मुझे यहाँ पे फील्ड निकालना है, यहाँ पे पॉइंट P पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, g डैश की वैल्यू तुम लिखोगे g कैपिटल M E स्मॉल r अपान कैपिटल R E का Q। याद करो अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला ये लिखे थे हम लोग, देखो ये वाला यूज कर रहा हूं। R क्या होगा, R सेंटर से दूरी है, सेंटर से, तो ये R ही है ना, और ये H है, सरफेस से दूरी H है, तो ये दूरी कितनी आएगी, स्मॉल r, दैट इज कैपिटल R E माइनस H। तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे G कैपिटल M E डिवाइड बाई R E का Q ब्रैकेट में R E माइनस H। अब इससे R E कॉमन निकाल लो तो बनेगा G कैपिटल M E अपान आर ई का स्क्वायर 1 माइनस एच अपान आर ई। अब तुम देखना ये जी एम अपान आर ई स्क्वायर, यही तो जी है, इसका मतलब जी डैश का फॉर्मूला आ गया जी ब्रैकेट में, अर्थ का जी ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपान आर ई, और ये हमेशा वैलिड है, लेकिन ये बिलो द अर्थ सरफेस वैलिड है, ठीक है, इसमें कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, या ऑलवेज वैलिड है। तो कोई पूछे अर्थ के सरफेस से h दूरी अंदर कितनी फील्ड होती है, तो दैट इज दिस वन।
ये फील्ड घट रहा है, देखो एच जितना इधर बढ़ेगा फील्ड घटेगा, सबसे ज्यादा फील्ड सरफेस पे, दूर जाओगे तभी घटेगा, अंदर जाओगे तभी घटेगा, याद करना इसको। तो ये भी प्रूफ पूछेगा तुम्हारे एनुअल एग्जाम में कि डिराइव करिए कि अर्थ सरफेस के नीचे फील्ड की वैल्यू इतनी होती है। कॉपी करो। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड G dash at 100 kilometer above Earth's surface, and below the Earth's surface. तो अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर और 100 किलोमीटर अंदर फील्ड की वैल्यू कितनी है? क्या करेंगे? एबव लगाते हैं पहले। तो एबव के लिए 100 किलोमीटर है ना, तो एक दो फॉर्मूला होगा एबव सरफेस पे, एक 1 माइनस 2h वाला, एक 1/1 प्लस h अपान r का होल स्क्वायर वाला। कौन लगाए? कैलकुलेशन जल्दी करना है, सेकेंड वाला चेक कर लो। h अपान r का रेशियो चेक करो। h 100 है किलोमीटर और अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलो, ये 1/64 है, पता है, हालांकि बड़ा मुश्किल है लगा पाना। सेकेंड वाला, पहले वाला लगाओगे, लेकिन पहले वाले कैलकुलेशन ना मुश्किल है थोड़ा सा। फॉर्मूला क्या होता है? g डिवाइड बाई 1 प्लस h अपान h क्या 100 अपान r कितना है? 6400। ये आंसर है। देखो कैलकुलेशन कितना मुश्किल लग रहा है, बट ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर है। लेकिन अगर ये 100 के आसपास जाता है ना, तो जो मैं आंसर लिखता है वो इससे भी लिखता है, g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपान r, तो g डैश कितना था? g की वैल्यू 10 हो गया 2, h कितना है 100, r कितना 6400, तो दिस इज 10 1 माइनस ये 1/32 आएगा ना। देखो कैलकुलेशन कितना आसान लग रहा है यहाँ पे, 10 32 से 1 31 डिवाइड बाई 32, कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आंसर। देखो ना कितना कम घटा है, बहुत कम घटा है, घटा तो है बट बहुत कम घटा है, तो इससे कैलकुलेशन इजी होता है। एबव निकाल लिया, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बिलो। तो बिलो के लिए तो कोई ऐसा नहीं है, एक ही फॉर्मूला बस होता है, g 1 माइनस h अपान r। तो g किसके बराबर था? 10, 1 माइनस h कितना है 100 और r कितना है 64, तो यहाँ से क्या आएगा 10 63 अपान 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर। बस तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि फील्ड अर्थ के सरफेस इतना दूरी, अर्थ के सरफेस कितना नीचे, सब निकाल सकते हो। और तुम समझदार है, कॉपी करो। कर लिया कॉपी? सर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल होगी, जो आप बताए थे कि उतनी मतलब किसी डिस्टेंस पे अर्थ के अंदर अर्थ के ऊपर, तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ओके सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस वेयर फील्ड इज हाफ ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ के सरफेस से कितना दूरी जाओगे कि वहां का फील्ड अर्थ के सरफेस का आधा हो जाएगा, बाहर भी होगा और अंदर भी होगा, तो दो आंसर आएंगे।
हम लोग बनाएंगे एक अर्थ बनाएंगे, तो अर्थ के सरफेस का फील्ड जी होता है, तो मुझे सरफेस से कितना दूर जाऊं ताकि फील्ड G/2 हो जाए, हाफ रहा है ना। सरफेस के अंदर भी दो आंसर मिलेगा इसका, तो H2 G/2, H1 भी G/2 आएगा। अब H1 H2 निकालना पड़ेगा, क्या करेंगे फिर वही काम, एबव के लिए वो फॉर्मूला लगाओगे पहला वाला, लेस देन वाला नहीं। तो फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, G डैश बराबर G ब्रैकेट में 1/H+R का होल स्क्वायर, और G डैश क्या होना चाहिए, G/2 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर रखो G/2, तो G से G कटेगा, रूट हटा दो तो बनेगा H/R बराबर √2 बनेगा। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ गई, √2 - 1 इंटू R, अर्थ के रेडियस। तो अर्थ के सरफेस से इतना दूरी पे जाओगे ना, 6400 पुट कर दो यहाँ पे, इतना दूरी पे जाओगे तो तुम्हें फील्ड की वैल्यू पहले की आधी आएगी, सरफेस की आधी आएगी। यही बिलो का फॉर्मूला क्या होता है, G डैश, G डैश सरफेस का आधा हो जाए G/2, तो आएगा 1 - H/R 1/2। तो H की वैल्यू क्या आएगी, इससे 2R आ जाएगी आंसर। इसको H1 लिख लो ना, H1, इसको H2 लिख लो। अच्छा, कैलकुलेटर ना यस सर। R/2 और R में कोई खास अंतर नहीं होता, 2 को नीचे लिखना होता है। कॉपी करो, ओके। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, जल्दी कॉपी करो। हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, माइक बंद करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये है, और ये रफ डिफिनीशन है, नॉट फॉर आईटी, रफ डिफिनीशन है जो बोलने जा रहा हूं, बोर्ड के लिए है, एनुअल एग्जाम के लिए। ये होता है, मान लो एक पॉइंट मास m1 है और एक पॉइंट मास m2 है और ये इन्फिनिटी पे है। तो इस पॉइंट मास m2 को स्लोली लाके अगर इसके पास रखते हो r दूरी पे लाके इसको रख देते हो यहाँ पे, तो तुमने कितना काम किया, वर्क किया, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चार्ज करो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो लिखो तो डिफिनीशन लिखो, मिनिमम वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, minimum work done by external agent to brought a point mass m2 to at a distance r, is known as potential energy of this system of particle। तो कितना बार करना पड़ेगा, निकालते हैं चलो। तो तुम अगर ऐसे लेके आ रहे हो, ऐसे लेके आ रहे हो, तुम्हारा वर्डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे लेके आ, तो तुमने फोर्स किधर लगाया है,
इधर लगाया, लेकिन इस पार्टिकल ने इस पे फोर्स, अच्छा तुमने इधर नहीं लगाया, तुम फोर्स इधर लगाओगे क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स देगा ना। तो अगर तुम सॉल्व करने जा रहे हो, सुनने, ये m1 मास है, मान लो किसी टाइम पे x दूरी पे पार्टिकल, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ध्यान में, m2 मास है, तो ये पार्टिकल इस पे फोर्स इधर लगेगा अट्रैक्टिव ऐसे, तो g m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर, और तुम फोर्स इधर लगाओगे तभी तो स्लोली आएगा, तभी तो स्लोली आएगा, और तुम्हारा फोर्स इससे हल्का सा कम होगा, हल्का सा कम, ताकि नेट फोर्स लगभग जीरो रहे, लगभग जीरो रहे, जिसकी वजह से धीरे धीरे देविका का हाथ भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? देविका हाथ, सर फिर से सुनाई नहीं दिया। ये वाला हाथ भाग रहा है कि नहीं भाग रहा बताओ? नहीं, अनुष्का भाग रहा है? अब भाग रहा है। भाग रहा है, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रखा है, तो तुमने फोर्स इधर लगा के रखा है, इधर लगा के रखा है तुमने इधर फोर्स लगा के रखा है। अब ये फोर्स इस फोर्स से हल्का सा कम होगा, हल्का सा कम होगा, जिसके वजह से ये धीरे 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 आता रहेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा इस फोर्स को? तो ये फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इधर है और तुम फोर्स इधर लगा रहे हो, तो नेगेटिव वर्डन आएगा। तो वर्डन लिखेंगे, तो वर्डन क्या लिखेंगे? देखो किसी टाइम पे मान लो दूरी x है, तो अगले टाइम पे ये दूरी घट जाएगी ना, इधर आ रहा है x माइनस dx हो गई घट के, पार्टिकल अब आ गया यहाँ पे, पहले था यहाँ पे, तो ये दूरी dx है। तो जो वर्डन लिखोगे, वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ f एक्सटर्नल dx लिखोगे। लेकिन पता है dx ना अंदर क्यों है? तो यहाँ पे इस dx में माइनस का अंतर आएगा, क्योंकि हम x पे dx आगे लेते हैं, ये dx पीछे है, ये लिखेंगे माइनस, और ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा फॉर स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट के लिए f एक्सटर्नल बराबर किसके होगा? g m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर। तो उठा के यहाँ रख दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ g m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब लिमिट कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से कहां तक लाना है? r तक। तो इस x की इनिशियल वैल्यू इन्फिनिटी और फाइनल वैल्यू स्मॉल r तक लाना है। अब ये g m1 m2 बाई m2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा माइनस g m1 m2 इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r और dx अपन एक्स स्क्वायर कर दो इंटीग्रेट इसको, तो बनेगा माइनस g m1 m2 और 1 अपान एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपान एक्स, तो प्लस करके 1 अपान एक्स बना देगा, और जो इस पे लिमिट आएगा वो इन्फिनिटी टू r बनेगा। अच्छा एक और बात, ये वर्डन तुम्हारा नेगेटिव आएगा, पता है क्यों? तुम फोर्स इधर लगा रहे हो, अब पार्टिकल उल्टा चल रहा है ना, उल्टा जा रहा है ऐसे, तो एक चीज बता रहा हूँ, तो ये जो dx का नेगेटिव है वो इसको पॉजिटिव बना देगा। एक और नेगेटिव लगेगा ना, माइनस साइन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो रहा है, और तुम x हमेशा dx आगे जाके ऐसे लेते हो, आपकी बार dx उल्टा लग गया है, तो माइनस माइनस को प्लस करके यहाँ पे लाएगा, तो ये प्लस रहेगा। आप देखो अच्छा, इंटीग्रेशन बनेगा कितना? इंटीग्रेशन तुम्हारा बनेगा, ये तो प्लस है, और 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपान एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी स्मॉल r, वैल्यू प्लेस करोगे तो x जब इन्फिनिटी तो 1 अपान इन्फिनिटी 0 बनेगा, और r प्लेस करोगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस g m1 m2 अपान स्मॉल r, एंड दिस वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। इसी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं u से, u इज द पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r। तो इसे कॉपी करो, इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है, एक पार्टिकल m1 एक पार्टिकल m2, तो दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी
माइनस जी m1 m2 अपान स्मॉल आर होता है। इसे तुम्हें ध्यान रखना है, कॉपी जल्दी करना है। सर ये पूरा एक बार फिर समझा दीजिए, इस पेज पे क्या लिखा है, समझ नहीं। देखो क्वेश्चन नहीं आया। पार्टिकल मान लो किसी टाइम पे x दूरी पे, तो अगले टाइम पे ये dx दूरी यहां तक आ गया, तो वर्डन क्या लिखोगे? माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। माइनस साइन इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि dx इधर है, उल्टा दिख गया। और एक और बात पता है, ये थोड़ा सा तुम्हें इसलिए अभी जब जेई के लिए पढ़ाऊंगा ना ज्यादा बेटर समझ में आएगा, वहां पे हम रफ से नहीं बताएंगे, एग्जैक्ट से बताएंगे। देखो क्या होता है, अगर तुम x पे रखते हो और dx तुम लोग आगे लेते हो, तो वर्डन तुम क्या लिखते हो? अब फोर्स f मान लो आगे की ओर है, तो अब वर्डन तुम क्या लिखोगे? f इंटू डी एक्स लिखोगे, dx, ठीक है। लेकिन इसमें पता है dx तुमने उल्टा मान लिया, ऐसे मान लिया। एक तो माइनस साइन आया इस डायरेक्शन की वजह से, और एक और माइनस आया पता है किसकी वजह से? ये चूंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के उल्टा हो रहा है, उसकी वजह से एक और माइनस आया, इसीलिए प्लस बनेगा। तो ये प्लस यहाँ पर आ रहा है, ये माइनस आ रहा है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अंदर को हो रहा है, और ये dx नेगेटिव है इसलिए एक और माइनस इसको प्लस बना रहा है। बस यही ध्यान रखना, बस इसी बोर्ड के एग्जाम के लिए, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं। एक और चीज, कोई बात नहीं, देखो क्या है इसका अल्टरनेट तुम्हें प्रूफ बता दे रहा हूं। इन्फिनिटी से यहां पे ला रहे हो ना, तो इसी चीज को तुम यहां से ना इन्फिनिटी लेके जाओ, वर्डन बराबर आएगा, बट अपोजिट साइड का आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक आने में निगेटिव वर्क हो रहा है, तो फोर्स इधर लगा रहे हो, आ रहा है इधर। और जब यहां से यहां लेके जाओगे तो फोर्स आगे लगा रहे हो और जा रहा है आगे, तो वो देखो वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अल्टरनेट इसका भी यूज कर सकते हो। तो ये m मास का है, ये m2 मास का, तो किसी टाइम पे x दूरी पे है, अगले टाइम पे dx डिस्टेंस आगे कर दिया, तो फोर्स मैंने f आगे लगाया एक्सटर्नल, और ये फोर्स पीछे होगा g m1 m2 अपान x स्क्वायर। तो वर्डन क्या लिखोगे? वर्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ f एक्सटर्नल dx। अब कुछ नहीं सोचना है तुम्हें, f एक्सटर्नल dx, ये फोर्स इसके बराबर होगा इक्विलिब्रियम पे, तो g m1 m2 अपान x के स्क्वायर इंटू dx। लिमिट कहां से कहां तक? पहले ये r दूरी पे था ना, और कहां लेके जाना है? इन्फिनिटी पे लेके जाना है, तो लिमिट r से इन्फिनिटी कर दो इसको इंटीग्रेट, तो ये बनेगा माइनस g m1 m2 अपान x बनेगा, अपान x, क्योंकि 1 अपान x स्क्वायर का इधर से था माइनस 1 अपान x, लिमिट स्मॉल r से इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी प्लेस करोगे तो जीरो बनेगा, और जब r प्लेस करोगे तो माइनस से बचा रहेगा ना, माइनस साइन प्लस हो जाएगा। क्या होता है, इसको रखा जाता है और इसको रख के घटा दिया जाता है, तो जब इन्फिनिटी रखोगे तो ये जीरो बन जाएगा पूरा, और जब इसी को r रखोगे यहाँ पे तो माइनस आएगा, लेकिन फिर माइनस करना है, तो ये पूरी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब ये तो वर्डन है वो r दूरी से इन्फिनिटी तक जाने की है, लेकिन मैंने डिफाइन क्या किया था? इन्फिनिटी से r तक आने का। तो इन्फिनिटी से r तक आने का, इन्फिनिटी से r तक आने का जो वर्डन होना चाहिए, अगर ये डेल्टा W1 है तो इसका उल्टा होना चाहिए, माइनस साइन, और यही क्या है? पोटेंशियल। हो गया प्रूफ। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? यस सर। हाँ, तो इसे कॉपी कर लो। तो ऐसे कर सकते हैं ना, हाँ मतलब ऑफकोर्स कर सकते हैं, फिर ये लाइन लिखना पड़ेगा नीचे, ये हमेशा इजियर पड़ेगा तुम्हें, उल्टा हो गया मुश्किल पड़ता है। r से इन्फिनिटी का वर्डन लिखो, और फिर कह दो कि सिंस इन डिफिनीशन इन्फिनिटी टू r तक आना है, तो वर्क क्या बनेगा? नेगेटिव। इसका आगे आंसर कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट क्लास है सर। समझ गया, कोई बात नहीं। सिस्टम इस तरीके से मान लो। अच्छा एक और चीज सुनो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल। टू पार्टिकल फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा।
अगर एक पार्टिकल का मास m1 है, इसका मास m2 है और 20 की दूरी r है, तो पूछे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आंसर इज -g m1 m2 y स्मॉल r। याद रखो। सिमिलरली अगर ये अर्थ होता, ये पॉइंट मास होता, अब 20 की दूरी r होती, तब कोई कहता पोटेंशियल एनर्जी, तो -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। हो गई दो पार्टिकल, मतलब अर्थ एंड पार्टिकल। कैपिटल M अर्थ है और r दूरी पे एक पॉइंट मास है सरफेस के बाहर, तो पीछे पोटेंशियल एनर्जी g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। हो गया। तो इसे कॉपी कर लोगे, इसे कर लोगे, और एक चीज और बताऊंगा फिर छोड़ दूंगा, फिर हम लोग मिलेंगे कितने बजे, 8 बजे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ये है इस तरीके से। मान लो कि स्क्वायर है, यहाँ पे पॉइंट मास m है, इसका मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका m4 है, स्क्वायर पे है। ठीक है। अब कोई पूछे फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, बताता हूं क्या करेंगे। इसको बोला जाता है मार्किंग अप्रोच। जब जेई के लिए पढ़ाऊंगा तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। ऐसे लिखते यू बराबर, क्या करेंगे, एक पे मार्क कर देंगे, एक पे मार्क कर देंगे, बाकी 3 से लिखेंगे। इसका इसके साथ कितना आएगा, जी m1 m2 अपॉन a। फिर इसका इसके साथ लिखेंगे तो -g m1 m4 अपॉन a। फिर इसका इसके साथ लिखेंगे तो -g m1 m3 अपॉन a√2। इसका मार्क हो गया तीनों से, फिर इसका मार्क करेंगे, फिर रिमेनिंग से लिखेंगे, इससे नहीं, इसे लिख चुके हो, इसका इसके साथ तो -g m2 m3 अपॉन a। फिर इसका इसके साथ तो -g m2 m4 अपॉन a√2। अब इसको मार्क करेंगे, फिर इसका इसके साथ लिखेंगे तो -g m3 m4 अपॉन a। अब तो इसे लिखना नहीं, हो चुका है। अब इसको मार्क करो, बाकी कोई है नहीं, छोड़ दो। दिस इज द आंसर। तो जब भी तुम कोई कहेगा कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो फिर मार्किंग अप्रोच का हेल्प लोगे। सर एक बार समझा दीजिए सर। क्या किया, एक को मार्क किया, बाकी Yes, 3 से sir. लिखा, देखो। फिर दूसरे को मार्क किया, बाकी 2 से लिखा, ये और ये और ये। फिर तीसरे को मार्क किया, बाकी 1 से लिखा। अब एक ही तो बचा ना, अगर उसको मार्क कर भी देते हो तो बाकी किससे लिखोगे, किसी से नहीं, सबका मार्क लग चुका है। कुछ समझ लो क्या कह रहा हूं। एक को मार्क किया, बाकी 3 से, दूसरे को मार्क किया, बाकी 2 से, इसको मार्क किया, इससे, काम खत्म। एक एग्जांपल और दिखा, सर आ गया सर समझ। एक एग्जांपल और। ये ट्रायंगल है, साइड लेंथ है का, इसका मास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मास m1, इसका m2, इसका m3। कोई पूछे सिस्टम का, थोड़ी सी बताओ सिस्टम का क्या करेंगे, मार्किंग अप्रोच। एक को मार्क किया, बाकी 2 से लिखो तो g m1 m2 अपॉन a। इसका इसके साथ लिखो तो g m1 m3 अपॉन a। अब दूसरे को मार्क करो, इसके साथ लिखो -g m2 m3 अपॉन a, लिख लिया। फिर इसका तो क्या इसके साथ, अब इसको तो लिख नहीं है इसके साथ क्योंकि मार्क कर चुके हो। अब इसको मार्क करो, अब कोई बचा, खत्म आंसर। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं। यस सर। ओके, तो रिपीट कर रहा हूँ, आज हम लोग ज्वाइन करेंगे 8 बजे रात को, ठीक है। तो ग्रेविटेशन ही होगा ना। तो हम लोग ग्रेविटेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड बताया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दिया था, ठीक है। अब लिखो सैटेलाइट मोशन, सैटेलाइट नहीं, वेट करो, एस्केप स्पीड लिखना,
इसकेप स्पीड से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करो, ये अर्थ है सपोज करो, जिसका मास कैपिटल एम के बराबर है, रेडियस आर के बराबर है, ठीक है। और एक पार्टिकल को मैंने इसके सरफेस से फेंका है, स्पीड रूट जीएम अपान आर से फेंक दिया इस स्पीड से। तुम्हें जानना है कि ये पार्टिकल इस सरफेस से मैक्सिमम कितना दूरी तक जाएगा। फाइंड मैक्सिमम, कॉपी जल्दी जल्दी करते रहना। फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस। ये पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन, यहां की काइनेटिक एनर्जी, यहां की टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बराबर, मान लो यहां से h हाइट तक गया, तो यहां की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे, तो इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी। इनिशियल यहां की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट इज हाफ, मास सप्लीमेंट से मान लो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ स्मॉल एम, मास इस पार्टिकल का एम मान लिया, हाफ एम भी का स्क्वायर, दिस वन रूट जीएम, ये एम ना अर्थ का मास है, हाफ एम बी स्क्वायर कैंडिडेट जी। अब पोटेंशियल जी होती है माइनस जी m1 m2 बाई कैपिटल आर, तो माइनस जी m1 m2, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम। और जिसको समझ में नहीं आएगा प्लीज बता देना, अपान कैपिटल आर, सेंटर से दूरी, सेंटर से, दैट इज कैपिटल आर। सिस्टम की इनिशियल एनर्जी बन गई। अब सिस्टम की फाइनल एनर्जी जब यहां पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम एंड डिवाइड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर इस पार्टिकल की सेंटर से दूरी, इस सेंटर से इसकी दूरी, तो ये h है, ये कैपिटल आर है, तो बनेगा h प्लस कैपिटल आर। सर एक बार ये रिपीट कर दीजिए। सर आपकी आवाज ब्रेक हो ठीक है, सर आपकी आवाज आना बंद। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी m1 m2 अपान स्मॉल आर। तो जी लिख लिया माइनस जी, और इस पार्टिकल का मास स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम एंड डिवाइड बाई आर, जो होता है सेंटर से दूरी होती है, इसकी सेंटर से दूरी कैपिटल आर है, रख दिया। सिस्टम की इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर, यहां पे जब पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल क्या होगी माइनस जी अगेन स्मॉल एम कैपिटल अपान इस पार्टिकल की सेंटर से दूरी, ये आर है, ये एच है, तो आर प्लस एच। इसका स्क्वायरिंग कर दो तो ये बनेगा हाफ का टर्म आएगा, इससे कटेगा तो बनेगा माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई 2r इज इक्वल टू माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। तो यहां से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से r प्लस एच की वैल्यू आ गई 2r, व्हाट इज h, दैट इज r, तो आंसर इज कैपिटल r। तो इसके सरफेस से कैपिटल r दूरी तक के पार्टिकल जाएगा, फिर लौट आएगा ऐसे। यहाँ पे g कांस्टेंट नहीं है, अर्थ का जो ग्रेविटी है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। यहाँ पे तुम v स्क्वायर बार u स्क्वायर प्लस 2as नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वो तब लगाया जाता है जब स्पीड कम हो, बहुत कम हो, इतना कम हो कि वो पार्टिकल इतने ही दूरी तक जाए ताकि g चेंज ना हो। ये तो आर रेडियस 6400 किलोमीटर तक गया है, फिर लौटा है। इस तरह के क्वेश्चनों में आप एनर्जी कंजर्वेशन से लगाएंगे। अब कॉपी करो, जल्दी करो कॉपी। नेक्स्ट, सर h डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों है? पूछा मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जाएगा, तो पत्थर ऊपर फेंकती हो तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे काइनेटिक क्या लिखती हो, 0, यस सर। ठीक।
सर कोई पूछे कि पोटेंशियल कितना है अर्थ के सरफेस के ऊपर, मतलब किसी डिस्टेंस पे, तो सर कैसे निकालेंगे? वही फील्ड वाला ना? पोटेंशियल एनर्जी ना। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल कितना है। अच्छा पहले जैसे कॉपी सर करो, हो पहले गया कॉपी सर। करो। अब एक टर्म और लिख लो अलग से, जैसे वो पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिफाइन किया गया। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज नोन एज पोटेंशियल। रफ डिफिनीशन है, ध्यान रखना। तो इसको लिखो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज नोन एज पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज नोन एज पोटेंशियल। तो यहां से एक टर्म और मुझे समझ में आ गया कि पोटेंशियल से निकालने का तरीका एक और है, मास में पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दो। किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे? मास इनटू पार्टिकल का पोटेंशियल, जहां पर रखा गया उस पॉइंट का पोटेंशियल। अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है। अब जैसे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ये वैल्यू होती है, ये पॉइंट मास m है, सेंटर से r दूरी पे एक पॉइंट p है। इसका मास कैपिटल M लिख लो, r दूरी पे एक पॉइंट p है, तो इस r दूरी पे इस पॉइंट मास की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसको डिफाइन किया गया है -g कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल r। ये और ये कैसे प्रूफ हुआ? देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे एक पॉइंट मास रख दो स्मॉल m का, तो इस पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? -g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई r। ये पूछे पोटेंशियल बताइए, तो u अपान m करोगे ना, u अपान m आ गया ना, -g कैपिटल M अपान r। इसको ध्यान रखना, कभी भी कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताइए पॉइंट मास की वजह से, तो आंसर इज -g कैपिटल M अपान स्मॉल r। अब अर्थ के सरफेस पे कोई पूछे तो क्या लिखोगे? -g कैपिटल अपान कैपिटल, हो गया, सेंटर से दूरी होता है। इस चीज को ध्यान रखोगे। अच्छा ये पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला है, सॉलिड स्फीयर के लिए आउटसाइड का फॉर्मूला है, अंदर का नहीं। अंदर का पढ़ाएंगे जब आईटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसको बस अभी ध्यान रखना है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास इज दिस वन। नेक्स्ट, एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड भी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मिनिमम स्पीड जिससे एक पार्टिकल को फेंकें और दोबारा नहीं लौटे, दिस इज नोन एज एस्केप स्पीड। तो लिखो तो, मिनिमम स्पीड बाय विच a particle is projected so that it cannot return is known as escape speed। सर रिपीट कर दीजिए। Minimum speed by which a particle is projected so that it cannot return is known as escape speed। ये रेडियस r है, इसका मास m है। एक पार्टिकल को तुम यहां से फेंको, कितना स्पीड दे ताकि वापिस ना लौटे मतलब इतना स्पीड दो ताकि ये पार्टिकल कहां पहुंच जाए? इन्फिनिटी पहुंच जाए, इन्फिनिटी। इतना स्पीड दो ताकि इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, तो फिर नहीं लौटेगा। तो हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी -g, इस पार्ट का मास अपने मन से स्मॉल m मान लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई रेडियस सेंटर से दूरी r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जस्ट काइनेटिक एनर्जी 0 कर दो, क्योंकि जस्ट पहुंच जाए, मिनिमम स्पीड है ना, मिनिमम स्पीड निकालना है, यहाँ जस्ट पहुंच जाए तो काइनेटिक 0
अब पोजीशन ये इन्फिनिटी पे 0 आएगी, अरे आर की जगह लगभग इन्फाइनाइट 0 आ जाएगा ना। अब यहाँ से क्या आएगा, v की वैल्यू आएगी दिस वन इज, m से m कटेगा, बनेगा अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल M अपान r बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, ऊपर भी r मल्टीप्लाई किया और नीचे भी r मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया r स्क्वायर। अब देखो ये जी एम अपान आर स्क्वायर है ना, वो g है, स्मॉल g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी एम अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब इसके स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज √2 g इंटू आर। इसको याद रखना। कोई पूछे स्केप स्पीड, आंसर इज √2gr। स्केप स्पीड इज √2gr। इसका प्रूफ आएगा तो ऐसे ही कर देना, ठीक है। जिसकी वैल्यू अगर g की वैल्यू 10 प्लेस कर दो और r की वैल्यू 6400 किलोमीटर पर मीटर बदल के प्लेस करोगे ना, तो एट अर्थ सरफेस इसकी स्पीड आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतने की स्पीड से फेंक दोगे तो पार्टिकल वापस नहीं लौटेगा, लेकिन तुम्हें इससे ज्यादा में फेंकना पड़ेगा क्योंकि एयर है ना, तो उसका रेजिस्टेंस लग जाएगा। कॉपी करो, स्केप स्पीड का फॉर्मूला याद रखोगे √2gr, लिखना जल्दी से। नेक्स्ट सर 1 मिनट नोट कर रहे हैं। सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये है सैटेलाइट मोशन। तो मैंने सपोज करो एक प्लेनेट बना दिया जिसका मास m है, रेडियस r के बराबर है, और इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पे एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये सैटेलाइट है, मास स्मॉल m है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड v0 है। तो अर्थ के सेंटर से स्मॉल r दूरी पे एक सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पता करना होता है कि इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, इसका टाइम पीरियड कितना आएगा। ठीक है, इसके सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इससे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जी होगा जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय, माइक बंद करो, और इसी को क्या लिखोगे m v0 स्क्वायर बाई r। इसलिए इस पे जो फोर्स लगाया है m v स्क्वायर बाई r, इससे v0 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल r। तो ऑर्बिटल स्पीड इज √gm अपान स्मॉल r। तो इस फॉर्मूले को तुम याद रखे रहोगे, कभी कोई पूछे फाइंड ऑर्बिटल स्पीड, the answer is √gm upon small r, where capital M is mass of earth and small r is distance of satellite from center। कॉपी करो, लिखो where capital M is mass of earth, capital M is mass of earth और small r is distance of satellite from earth center, distance of satellite from earth center। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। इस पार्टिकल पे ये जो अर्थ होगा अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना होगा, इतना, और यही तो फोर्स mv स्क्वायर बाई r लिखती हो।
तो यहाँ से स्मॉल एम से कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा। अब वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम अपान आर का अंडर रूट। अब इसमें कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास है, आर क्या है, पार्टिकल का सेंटर से दूरी। ठीक है, बताओ। यस सर। लिख लिया आर्बिट्ररी स्पीड। अब लिखेंगे, और इस फॉर्मूले को एकदम याद रखना, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, पूरा पेरीमीटर 2 पाई आर डिवाइड बाई स्पीड पार्टिकल की वी नॉट, रख दो इसकी वैल्यू। रख दिया। अब क्या करो, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो। जब स्क्वायरिंग करोगे तो वैल्यू आएगी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई जी कैपिटल एम इंटू आर क्यूब, ये बनेगा। इस फॉर्मूले को भी अलग से याद करना होगा। कोई पूछे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब, जहां एम क्या, अर्थ का मास है, और ये बता रहा है कि टी स्क्वायर आर क्यू के प्रोपोर्शनल है। मतलब कैपलर्स का थर्ड लॉ को प्रूफ कर रहा है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर सेंटर से दूरी होता है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब भी तुमसे क्वेश्चन में पूछे फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। ऑर्बिटल इसमें पूछे तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट ये वाला उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये बन गया हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान स्मॉल आर। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, ये होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान स्मॉल आर पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ इसकी टोटल एनर्जी बताइए, टोटल एनर्जी। तो दोनों को जोड़ दो, जब इसको इसमें जोड़ोगे मतलब के प्लस यू, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2r बन जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो 2 यहाँ तो 1/2 है ना, तो -1 अपान 2 रहेगा। तो इसको भी तुम्हें याद रखना है। कभी तुमसे पूछे कि सैटेलाइट की एनर्जी कितनी है, तो तुम इस फॉर्मूले का यूज करोगे, इस फॉर्मूले का। और एक और बात, जो एनर्जी है, ये देखो, ये जो वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, बट पोटेंशियल एनर्जी की आधी है। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के माइनस साइन के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी में माइनस लगा दो तो मिल जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी की, ये है ना पोटेंशियल एनर्जी की आधा होता है, आधा U/2। ये भी तुम अलग से ध्यान रखोगे। तो इतने फॉर्मूले हैं सैटेलाइट के अंदर जो तुम्हें ध्यान रखना है कि सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होती है, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, सैटेलाइट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है ना? हाँ भाई। सर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब इसका क्या? तो एनर्जी नेगेटिव में ही होती है, कॉपी करो, तभी वो बाउंड कंडीशन में, अदरवाइज नहीं होता। नेगेटिव में लिखो, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी है, एनर्जी ना नेगेटिव है। जल्दी करो। ओके, इसके बाद हम लोग सैटेलाइट पे एस्केप स्पीड की बात करते हैं। एस्केप स्पीड मतलब इस सैटेलाइट को कितनी स्पीड दे ताकि वो वापस इस सर्कल में न रहे, वो भाग के इन्फिनिटी पहुंचे। एस्केप स्पीड फ्रॉम सैटेलाइट। तो अगली हेडिंग है एस्केप स्पीड फ्रॉम सैटेलाइट्स। तो क्या करेंगे, यहां की काइनेटिक एनर्जी टोटल हाफ एम वी का स्क्वायर। अब पोटेंशियल कितनी होगी यहाँ पे इस पार्टिकल की, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर इज इक्वल टू, जब ये इन्फिनिटी जाएगा तो काइनेटिक 0, पोटेंशियल भी 0। जस्ट पहुंचाना इन्फिनिटी पे ना, तो काइनेटिक फाइनल 0 करो, फाइनल पोटेंशियल 0।
यहां से escape स्पीड की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस का टर्म यहां बनेगा, बन गया इतना। अच्छा देखो ऑर्बिटल स्पीड तुम्हें दिखाया था रूट जी एम अपान आर, ऑर्बिटल स्पीड था रूट जी एम अपान आर, ये है रूट 2 जी एम अपान आर, मतलब जो escape स्पीड है वो ऑर्बिटल स्पीड का रूट 2 टाइम्स है, ऑर्बिटल स्पीड का रूट 2 टाइम्स है। इसको भी अलग से ध्यान रखोगे। तो कभी तुमसे क्वेश्चन पूछता है, कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड escape स्पीड फ्रॉम सैटेलाइट, तो आंसर इज रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। तो सैटेलाइट मोशन में इतनी चीजें फिलहाल रखनी, कॉपी जल्दी करो। लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये होता है वो सैटेलाइट जो तुम्हारे आंख के सामने हमेशा रुका रहता है, रुका हुआ अपीयर हो, और आपको आवाज नहीं है। ठीक है। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डिफिनेशन लिखो, डिफिनेशन a satellite which appear stationary, a satellite which appear stationary with respect to ground is known as geostationary satellite. Time period of geostationary satellite is 24 hours. Time period of geostationary satellite is 24 hours. 24 hours. ठीक है। तो देखो और अगला पॉइंट लिखना, जियो स्टेशनरी का अगला पॉइंट लिखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑलवेज इन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑलवेज इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑलवेज, रिपीट कर दीजिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सुनो कोई बात नहीं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is always in equatorial plane, always in equatorial plane, इक्वेटर के प्लेन में होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हेलो यस सर। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है सैटेलाइट का, टी का स्क्वायर, आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आवाज आ रही है? हेलो सर आपकी आवाज ब्रेक, आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? हेलो यस सर। टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है, सुनो 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम इनटू आर क्यू होता है, आर क्यू। मान लो ये अर्थ है, इसके सरफेस से h हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इक्वेटोरियल प्लेन में, इक्वेटर है ना, इक्वेटर इस प्लेन में होता है सैटेलाइट, जो इस तरीके से घूम रहा, ऐसे घूम रहा होता है ऐसे। अगर सरफेस से इसकी दूरी h है तो तुम यहाँ पे क्या टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए, तो 24 आवर्स लिख लो, आवर्स को बदल लो किस में, घंटा मिनट में, सेकेंड में, इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, जी की वैल्यू प्लेस कर दो, अर्थ का मास प्लेस कर दो जो डेटा होता है, और आर क्या होगा, सेंटर से दूरी, दैट इज कैपिटल आर प्लस एच का क्यूब, बन गया। अब आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर प्लेस कर दो,
तुम पाते हो कि इस h की जो वैल्यू आती है दिस इज रफली 3600 किलोमीटर। इस डेटा को तुम्हें याद रखना होगा 36,000 किलोमीटर। तो कोई पूछे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से कितनी दूरी पर होता है, तो 36,000 किलोमीटर दूरी पर होता है। ठीक है, किलोमीटर या मीटर से कुछ ज्यादा नहीं होगी? अरे कोई ज्यादा नहीं यार तो 3600 किलोमीटर। भैया, लिख तो लो 36,000 किलोमीटर। मेरे सामने डेटा दिख रहा है, कॉपी करो। तो कोई पूछे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं जिससे तुम टेलीकॉम वगैरह है ना, जो टेलीविजन देखते हो, टाटा स्काई वगैरह, उनकी दूरी अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, कॉपी करो। सर 2 पेज रिवर्स कर दीजिए, मीटिंग छोड़ दी थी स्क्रीन यहाँ पे। इससे पहले वाला था। यस सर, हो गया। स्क्रीन शॉट लो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बार ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में से पूछता है सैटेलाइट of small m mass is at height of 2r distance। कॉपी करते हैं ना, फ्रॉम अर्थ सरफेस, देन फाइंड। पहला क्वेश्चन है ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंड थर्ड है सेकेंड एस्केप स्पीड कितना होना चाहिए। सॉल्व करता हूं। इसमें लिखा गया वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे अंडर रूट जी कैपिटल एम अपान आर होता है ना, तो 2r लिख लिया। वो गई है बाहर खेलने, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा 4 पाई का स्क्वायर अपान जी कैपिटल एम इंटू आर क्यू। आर कितना है, अर्थ के सेंटर से दूरी होना चाहिए। ये 2r है ना अर्थ के सरफेस से, तो सेंटर से क्या होगा 3r। सॉल्व कर देना, तुम्हें टाइम पीरियड मिल जाएगा। कैडिज निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी टोटल एनर्जी की निकाल लेते हैं पहले। ये होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2 इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर सेंटर से दूरी होती है, दैट इज 3r। मिल गई। काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ ई के बराबर होता है, रख दो। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का दुगना होता है, तो ट्वाइस ऑफ ई कर दो, आ गया। माइनस साइन नहीं रहेगा यहाँ पे। आप पूछा ऑर्बिटल स्पीड बताइए, तो ऑर्बिटल स्पीड इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। बस वैल्यू प्लेस करो, आंसर मिलते रहेंगे। कॉपी करो। सर वहाँ √3r नहीं होगा, नीचे वी नॉट यहाँ लिखा है, सेंटर से है ना। हाँ, ये 3r होगा। कॉपी जल्दी करना। सर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं पेज पीछे कर दीजिए सर। यार, जल्दी कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो। सुनो, यहाँ पे अर्थ है जिसका मास m है, इसके सेंटर पे से r दूरी पे एक सैटेलाइट है, और मैं चाहता हूं कि उसको 2r रेडियस से भेज दो। मतलब मैं यहां भेजना चाहता हूं, इसका मास स्मॉल है। फाइंड मिनिमम एनर्जी
require to transfer orbit from small r to twice of small r. क्या करेंगे? यहां की एनर्जी लिखेंगे पार्टिकल का U1, दैट इज माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ r. यहां की एनर्जी मिल गई. फाइनल एनर्जी लिखेंगे माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ सेंटर से दूरी 2r है ना. 2r. कितना एनर्जी चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड इज दोनों एनर्जी का डिफरेंस. अच्छा U1 नहीं है, एनर्जी है ना, तो एनर्जी है E1, E फाइनल, E इनिशियल, E फाइनल. ये बनेगा E फाइनल माइनस E इनिशियल. सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा. तो यही सब पूछा जाएगा कि एक सैटेलाइट इसको यहाँ से यहाँ भेजना है तो क्या करना होगा, कितनी एनर्जी देनी होगी. यहाँ पे जब आएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी. फॉर्मूला रखा रूट बी नॉट अपन रूट जी अपन 2r के जगह पे 2r रख दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है. यहाँ की स्पीड अगर v नॉट है तो पूछेगा कि यहाँ की स्पीड v1 बताइए. ऑल्सो फाइंड v1. तो क्या करोगे, v नॉट किसके बराबर है, तो अनुरूट g कैपिटल अपन स्मॉल r है. v1 कितना होगा, तो अनुरूट g कैपिटल अपन सेंटर से 2r, दोनों को डिवाइड कर दो तो v1 कितना आ गया, v1 आ गया v1 इज v नॉट अपन रूट 2. मिल गया आंसर. तो सैटेलाइट पे बेस होकर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो तुम बता दे. पूछेगा कि इसका टाइम पीरियड का रेशियो बताइए. अगर इसका टाइम t नॉट है और इसका टाइम पीरियड t1 है, पूछेगा t1 भी बताइए. क्या करोगे मुझे पता है, फॉर्मूले में रख देंगे. जो t नॉट का स्क्वायर बनेगा क्या बनेगा, 4 पाई का स्क्वायर अपन gm इंटू r का क्यूब, और t1 का क्यूब क्या बनेगा, तो 4 पाई का स्क्वायर अपन gm, सेंटर से दूरी कितना है 2r का क्यूब, दोनों को डिवाइड कर दो तो इससे t1 को क्या आएगी 8 टाइम्स ऑफ t नॉट आ गई आंसर. तो यही सब क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं, फॉर्मूला में रखोगे आंसर आ जाएगा. बस कॉपी जल्दी करना. नेक्स्ट कॉपी जल्दी करना. रूट 8 होगा ना. रूट 8 होगा. वो हाँ सर रूट 8 हटा रहा हूं पेज को. नेक्स्ट हेडिंग है कैपलर्स लॉ, और ये लास्ट हेडिंग है. देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. कैपलर्स लॉ, ये इलिप्स बना दिया मैंने. इलिप्स के फोकस होता है, ये फोकस है और एक फोकस यहाँ पे होता है, दो फोकस होते हैं इलिप्स के. ये जो दूरी है दिस वन इज बी, और इस दूरी को बोलते हैं ए, आधा दूरी, स्मॉल ए होता है. इसको मैं ठीक इधर लिख देता हूँ, स्मॉल ए होता है. अच्छा इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस. दिस वन इज द मेजर एक्सिस, दिस वन इज द माइनर एक्सिस. ये मेजर एक्सिस है और वाई एक्सिस को बोलते हैं यहाँ पे माइनर एक्सिस, क्योंकि ये छोटा लेंथ का है, ये बड़ा लेंथ का है. देखो बड़ा लेंथ है तो मेजर एक्सिस, छोटा लेंथ है तो माइनर एक्सिस. इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, आधा को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस. तो सेमी मेजर की लेंथ ए है और सेमी माइनर की लेंथ बी है. ये जो फोकस होता है इसका कोऑर्डिनेट होता है ए कामा 0, जहां ई को बोलते, और इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए कामा 0. इस ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है. अब हमारा जो अर्थ है
या जो प्लेनेट्स हैं वो इसी इलिप्स पे घूमते हैं, इसी इलिप्स पे घूमते हैं, और जो सन होता है वो इसमें से किसी एक फोकस पे होता है, चाहे इस पे है चाहे इस पे है। लेट को इस फोकस पे, यहाँ पे सन है, देखो रेड कलर का दिख रहा है, ये सन है। सन का मास mh से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सपोज करो किसी टाइम पे हमारा अर्थ यहाँ पे है, ये अर्थ है जिसका मास m है, स्पीड से, इसकी स्पीड है, ठीक है। तो कैपलर का फर्स्ट देखना, फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर, फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर, इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर लिखो तो all planets move on, all planets move on elliptical path, all planets move on elliptical path, and sun is situated at one of its focus, and sun is situated at one of its focus, one of its focus, सन इसके किसी एक फोकस पे होता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ प्लेनेट, एनर्जी ऑफ प्लेनेट होता है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई 2a। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कभी भी कोई तुमसे पूछे कि उस प्लेनेट की एनर्जी कितनी है, तो जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम एस, ये सन का मास, ये किसका मास है, अर्थ का, यहाँ पे कैपिटल एम लिख लो, ये एम ई है, ये एम ई है, तो माइनस जी एम ई एम एस अपॉन 2 है, 2a ये पूरा दूरी होगा, ये दूरी यहां से लेके यहाँ तक, मतलब जो प्लेनेट की एनर्जी है वो मेजर एक्सिस के लेंथ पे डिपेंड करता है, माइनर पे नहीं, मेजर एक्सिस के लेंथ पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस वन। जब जेई के लिए पढ़ाएंगे तो इसका प्रूफ बताऊंगा। यही कैपलर का फर्स्ट लॉ है, वो एक एलिप्स पे घूमता है और सन उसके एक फोकस पे होता है और टोटल एनर्जी इतनी होती है। देखो कैपलर सेकेंड लॉ, कैपलर सेकेंड लॉ, कैपलर सेकेंड लॉ, तो जो कैपलर का सेकेंड लॉ है वो ये है कि ये जो रेडियस वेक्टर, ये रेडियस है, ये सन है, अर्थ के मिलाने जो लाइन है उसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। ये जो रेडियस वेक्टर, ये जो एरिया तय करता है ना, ये जो एरिया तय करता है, ये जो स्ट्रीम है इसका एक एरिया है, ये जो एरिया तय करता है उसका जो रेट होता है दैट इज dA by dt, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू L अपॉन 2m, ये होता है। लिखो लाइन इसमें, रेट ऑफ एरिया ट्रेवल बाई प्लेनेट, रेट ऑफ एरिया ट्रेवल बाई प्लेनेट ब्रैकेट में एरियल वेलोसिटी, रेट ऑफ एरिया ट्रेवल बाई प्लेनेट ब्रैकेट में एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस ये जो m है ये इसका मास है, m ही लिख लो यहां पे, ये इसका मास है, अर्थ का मास है, और L जो है L जो है दैट इज एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, देखना कैपिटल L इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, कैपिटल L इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, m इज द मास ऑफ अर्थ। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, देखो ये सन है तो अर्थ यहाँ पे भी आएगा घूमते वक्त और कभी कभी यहाँ भी आएगा, जब यहाँ पे आएगा तो गर्मी लगती है और जब यहाँ जाएगा तो ठंडी लगती है। तो अब हमारा अर्थ ना यहाँ पे आ गया, इसके पास आ गया, सन के पास, तो जो पास वाला पॉइंट है उसको नाम देते हैं पेरोजी, पेरोजी बोलते हैं, और जो दूर वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं एपोजी, एपोजी। तो पेरोजी पे आता है तो ठंडी गर्मी लगती है, एपोजी पे ठंडी लगती है। अच्छा पेरोजी पे स्पीड सबसे ज्यादा होता है, ये स्पीड v1 है, ये स्पीड v2 है,
ठीक है, और कॉपी कर लो इसको। स्पीड वाला वापस से बोल दीजिए सर, एपोजी पे ज्यादा होती है कि पेरोजी? एपोजी पे ज्यादा होती है, पेरोजी पे ज्यादा होगी। जितना पास रहेगा ना स्पीड ज्यादा हो जाएगी, जितना दूर जाएगा स्पीड कम होगी। उसी तरीके से जैसे धरती है, एक पत्थर के ऊपर छोड़ोगे तो धरती के जितना पास आएगा स्पीड बढ़ेगा ना, तो वैसे ही ये जो धरती जितना सन के पास जाएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके तरफ जा रहा है ना तो स्पीड बढ़ेगी, और जितना उससे दूर जाएगा स्पीड घटेगी। जितना पास आएगा स्पीड बढ़ेगी सबसे ज्यादा यहाँ पे, और जब दूर जाएगा दूर तो स्पीड घटेगी। ये दूरी सबसे कम है। ये आंख से थोड़ा मैं डायग्राम गलत बनाया हूँ, तुमको लग रहा है कि ये दूरी कम है ना, ये दूरी सबसे कम होता है। इसके अलावा बाकी सारी दूरी सबसे ज्यादा होती है, तो इसे याद रखें, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर मान लो ये क्या है, सन है, और ये पेरोजी का पॉइंट है, यहाँ पे स्पीड v1 है, और ये लेंथ मान लो r1 के बराबर है दूरी, और यहां से r2 दूरी पे ये एपोजी है, और यहाँ की स्पीड v2 है। तो इस यहाँ का जो मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम यहाँ का, दैट इज mv1 इंटू r1 यहाँ का, और यहाँ का एंगुलर मोमेंटम mv2 इंटू r2 होगा। mvr होता है ना, और ये दोनों बराबर होगा। ये भी हमेशा यूज होता है। तो मास से मास हट गया। ये बता रहा है कि अगर r ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, तो जितना r बढ़ेगा स्पीड उतनी कम होगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो हमने कैपलर का सेकेंड लॉ बता दिया कि एरियल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू L अपॉन 2m, कैपलर्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट लिखो कैपलर्स थर्ड लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ। ये है जो अर्थ चारों तरफ घूमता है ना सन के, तो जो टाइम पीरियड होता है वो ये जो मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस, इसके लेंथ के क्यू के प्रोपोर्शनल होता है। देखो कैपलर्स थर्ड लॉ इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी कैपिटल ms, अर्थ का नहीं सन का मास, इनटू ए क्यू, ये होता है। कॉपी करो। जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो ए क्यू के प्रोपोर्शनल होता है, और कैपलर्स का लॉ यही है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। बट तुम इसे याद रखना, इसमें सब आ जाएगा। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। लिख लो, टाइम पीरियड स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। एक ही बात है, सेमी मेजर एक्सिस करो या मेजर एक्सिस करो, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अब इस पे बेस होके कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्या, एक एलिप्स बना लो, एलिप्स का क्वेश्चन उत्तर दो। देखो क्वेश्चन, इफ मिनिमम डिस्टेंस is a and maximum distance is 2a, then find energy and time period। एक एलिप्स है, तो जो एलिप्स होता है, अगर मैं यहाँ पे एलिप्स बनाऊं तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये उन्होंने a के बराबर दिया हुआ है, और ये जो दूरी है इसको उन्होंने 2a दिया हुआ है।
तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? अब फॉर्मूला क्या होता है, इसको ए नॉट लिख लो ताकि ए से कंफ्यूजन ना हो। तो मेजर एक्सिस लेंथ 2a होता है ना, ये 2a होता है ना मेजर एक्सिस लेंथ, भी तो पढ़े थे हम लोग। देखो ये 2a है ना, यहां से यहां तक 2a बनेगा, ये a है तो ये भी है तो ये 2a बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहां से लेके यहां तक 2a इज इक्वल टू ये 2a नॉट a नॉट दैट इज 3a नॉट। व्हाट इज a? 3/2a नॉट। कोई पूछे एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी इज माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई 2 इंटू ए। ये प्लेस करो, आ गया आंसर। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज 4 पाई का स्क्वायर अपॉन जीएम इंटू ए क्यू, मतलब 3/2। आ गया आंसर। तो यही सब क्वेश्चन पूछ देगा, कभी मिनिमम दूरी देगा, कभी मैक्सिमम दूरी देगा और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा, कभी कहेगा एक प्लेनेट है जो ए के मेजर एक्सिस में घूम रहा है, दूसरा प्लेनेट 2a के मेजर एक्सिस में घूम रहा है, बताइए टाइम पीरियड का रेशियो कितना होगा, एनर्जी का रेशियो कितना होगा? आराम से जाएगा। बस नाउ ग्रेविटेशन इज फिनिश्ड।